हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हम स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में। विलियम शेक्सपियर के बारे में एक वीडियो मैं और भी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें दोस्तों। और ये वीडियो हमारी यूपीटीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की वीडियो तो अगर हम बात करें तो विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 1564 में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1616 में दोस्तों। अगर हम इनके वर्थ की बात करते हैं तो 23 अप्रैल 1564 को कहाँ हुआ था? स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। कहीं कहीं दोस्तों स्टेटफोर्ड ऑन एवन भी लिखा होता है, लेकिन आपको स्टेटफोर्ड अपॉन एवन को ही टिक करना है। बार्कविकशायर इंग्लैंड में दोस्तों। और ये बैप्टाइज्ड कब हुए? अब बैप्टाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैप्टाइज का मतलब होता है नामकरण संस्कार। जैसे हम लोगों के यहाँ नहीं होता है नामकरण संस्कार, जैसे जन्म होता है, जन्म के 8 दिन बाद हमारा नामकरण संस्कार होता है, तो वैसे ही इंग्लैंड में भी बैप्टाइजेशन इनका जो हुआ था तो वो कब हुआ था? इनका नामकरण कब हुआ था? 26 अप्रैल 1564 को। ओके, नेक्स्ट इनकी मृत्यु कब हुई विलियम शेक्सपियर की? 23 अप्रैल 1616 में। उस समय इनकी आयु 52 साल थी। और इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई? इनके जन्म स्थान पर ही हो गई थी, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ओके, बार्कविकशायर, लंदन, इंग्लैंड में। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनको दफनाया कहाँ गया, तो इनको दोस्तों जो दफनाया गया है वो रेस्टिंग प्लेस, आप कह सकते हो कि इनका रेस्टिंग प्लेस क्या है, तो चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, एक चर्च का नाम है। और ये चर्च दोस्तों कौन सी है? होली ट्रिनिटी, यानी कि स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में। आगे हम जब रिवीजन करेंगे तब हम आपको इसका पिक भी दिखाएंगे दोस्तों। अगर साथियों हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो इनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था? ये एक इंग्लिश एलिजाबेथन पोइट कहलाते थे। ये एक्टर भी कहलाते थे क्योंकि इन्हें बहुत अच्छी एक्टिंग आती थी और अपने कई सारे नाटकों में इन्होंने एक्टिंग का काम भी किया। इसके बाद रेनेसा प्ले राइट, ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे, लगभग 37 प्ले इन्हों के माने जाते हैं, ओके, जो कि अब तक पता चल पाए हैं। और ये क्वेश्चन इनका टीजीटी के 2009 में पूछा भी जा चुका है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके एक्टिव ईयर की, तो ये 1585 से लेकर के 1613 ईस्वी तक एक्टिव रहे। एक्टिव ईयर का मतलब ये है कि इस पीरियड में इन्होंने बहुत सारे सोनेट, बहुत सारे प्ले और बहुत सारी लॉन्ग पोएम या शॉर्ट पोएम की भी रचना की। इसके बाद यानी कि इन दिनों में, इस पीरियड में इन्होंने अपने कैरियर को बहुत ऊंचाई प्रदान की दोस्तों। और ये कौन सी एरा, कौन से युग से बिलोंग करते थे साथियों? तो ये एलिजाबेथन और जोकोबियन एज से बिलोंग करते थे। कौन से एज से? एलिजाबेथन और जोकोबियन एज से। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मूवमेंट, इंग्लिश रेनेसा मूवमेंट से अगर पूछ ला, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए टीजीटी या पीजीटी में कि एक कौन सी मूवमेंट से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे, तो इंग्लिश रेनेसा, रेनेसा मूवमेंट। इसके बाद स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है इनकी पत्नी। इनका विवाह किससे हुआ? तो एनी हैथवे से इनका क्या हुआ दोस्तों? विवाह हुआ। अगर हम एनी हैथवे की बात करते हैं तो जो कि इनसे काफ़ी बड़ी थी दोस्तों। और कब शादी हुई थी? इनकी मैरिज हुई थी विलियम शेक्सपियर की एनी हैथवे से 1582 में। तो नोट डाउन करते चलेगा। अगर कहीं पर कुछ भी आपको ऐसा पॉइंट नज़र आए कि इसे हमें अपनी कॉपी पर नोट करना है तो प्लीज़ उसको नोट डाउन ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम टाइम जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे वैसे अगर एक जगह पर चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके बच्चों की कि इनके कितने बच्चे थे विलियम शेक्सपियर के और एनी हैथवे के, तो 3 बच्चे थे। एक सुसाना हॉल, हैमनेट शेक्सपियर और जुडिथ। ओके, सुसाना हॉल,
हैमलेट शेक्सपियर। ये जो हैमलेट शेक्सपियर थे, इनके बेटे का नाम था, जिनकी 11 वर्ष की अवस्था में अननोन कारणों से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सुसाना हाल और जुदित जो है उनकी दो बेटियों के नाम होते हैं दोस्तों। इनके बारे में मैं डिटेल्ड भी चर्चा करूंगा आपसे आगे। अभी थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम था, अगर हम इनके माता पिता की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, और इनकी मदर जो थी, इनकी माता का नाम मैरी आर्डन या मैरी शेक्सपियर भी कहीं कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर, तेजी से जरा इसको रिपीट कर लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर का जन्म कब होता है? जन्म होता है 23 अप्रैल 1564 को। कहाँ होता है? स्टेट फोर्ट अपॉन एवन। ये एवन क्या है? एक रिवर का नाम है, वहाँ पर एक नदी का नाम है। इन द काउंटी। अब दोस्तों काउंटी क्या होता है? काउंटी हम प्रदेश, जिला या प्रांत के लिए बोलते हैं। हिंदी में काउंटी का मतलब क्या होता है? प्रदेश, जिला या प्रांत दोस्तों। इन द काउंटी ऑफ, और इनका जिला कौन सा था? बार्कबिकशायर। बार्कबिकशायर देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लाइन लगा के पूछा गया है। टीजीटी 2005, 10 और पीजीटी के 2009 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये समझ लेना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और जब भी रिवीजन करो तो कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार आप इसको देख लीजिएगा, लगभग आपको चीजें समझ आने लगेंगी। ही बात बेप्टाइज। अब हमने क्या बताया? बेप्टाइज क्या होता है? नामकरण संस्कार के लिए बोला जाता है। जिस दिन, जैसे मान लीजिए हमारा जन्म जो है आज हुआ है, तो उसके 8 दिन बाद अपने यहाँ, या 5-6 दिन बाद या 10 दिन बाद क्या होता है? हमारा नामकरण संस्कार पंडित जी के द्वारा रखा जाता है, तो उसे हम कहते हैं बैप्टाइजेशन डेट। ओके। अब इनका नामकरण संस्कार हुआ कहाँ था? एट होली ट्रिनिटी चर्च। वहां पर एक चर्च थी जिसका नाम था होली ट्रिनिटी, और ये चर्च कहाँ है? स्टेट फोर्ट अपॉन एवन में स्थित है। कब हुआ था इनका बैप्टाइजेशन दोस्तों? तो ऑन 26 अप्रैल 1564 को, यानी कि 26 अप्रैल 1564 को। स्टेट फोर्ड इज अ विलेज। ओके। एक क्या है? गांव है। कहाँ? इन बार्कबिकशायर। ये एक प्रांत, राज्य या स्टेट कुछ भी कह सकते हो, जिला कह सकते हो, उस जिले का, उस प्रांत का, उस प्रदेश का एक गांव का नाम है स्ट्रेटफोर्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो कि सराउंडेड है दोस्तों। और इसके आसपास की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। तभी तुमने देखा होगा कि जो विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं, नाटक हैं, उसमें कहीं ना कहीं आर्डेन के जंगलों का जिक्र होता है। आर्डेन एक जगह का नाम है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन यानी कि आर्डन के जंगलों का जिक्र होता है, जो कि ये जो बार्कबिकशायर है या स्टेटफोर्ड अपॉन एवन गांव है, वो आर्डन के जंगलों के चारों ओर घिरा हुआ है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कैस्टल ऑफ बारबिक। ओके। कैस्टल मीन्स किला ऑफ बारबिक, बारबिक का किला। कैस्टल ऑफ, ओके, किलकॉम, किलकॉलमैन, यानी कि इन तीन चीज़ों से, फ्रॉम 3 साइड, 3 साइड से, 3 चीज़ों से इनका गांव जो स्टेट फोर्ट है वो घिरा हुआ है, यानी कि बार्कबिकशायर घिरा हुआ है। कौन सी 3 चीज़ों से दोस्तों? ओके, किलकॉलमैन और बार्कबिकशायर और कैस्टल ऑफ बार्कबिकशायर, कैस्टल ऑफ किलकॉल मैन और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। इनके माता पिता का नाम क्या था? ही वॉज द थर्ड सन, या ये कह सकते हो तीसरे पुत्र, या ये कह सकते हो चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर, यानी कि इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर। अब ये जॉन शेक्सपियर कौन थे? जॉन शेक्सपियर एल्डरमैन। अच्छा, ये एल्डरमैन कौन होते हैं? अगर हम इन एल्डरमैन की बात करें दोस्तों, तो एल्डरमैन उसको कहते हैं जैसे काउंसिल ऑफ मेंबर हो, यानी कि उस जगह का एक रिप्यूटेड व्यक्ति। यानी कि पहले इनके पिता जो है स्टेट फोर्ट में एक रिप्यूटेड व्यक्ति थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां जो है इनके विपरीत होती चली गई और ये गरीब होते चले गए दोस्तों। तो एल्डरमैन का मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ मेंबर। इसके बाद में असक्सेसफुल, एक सफल
ग्लोवर, ग्लोवर का मतलब होता है दस्ताने बनाने वाला, यानी कि ग्लोव्स। ओके, जो ग्लव्स होते हैं हमारे, ग्लव्स को बनाने वाले को क्या कहते हैं, ग्लोवर ओरिजिनली। ओके, फ्रॉम स्निटर फील्ड, और ये भी एक जगह है, क्या है, एक जगह है स्निटर फील्ड, विलेज इन इंग्लैंड। फिर से हम बात करेंगे, स्निटर फील्ड एक जगह का नाम है, विलेज इन इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा। ओके, वहाँ से एंड मैरी आर्डन। ओके, और मैरी आर्डन इनकी माता का नाम था। अच्छा, मैरी आर्डन किन की पुत्री थी, तो मैरी आर्डन जो थी वो डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, और लैंड ओइंग का मतलब होता है जमींदार, और फार्मर मीन्स किसान। ये जो मैरी आर्डन थी वो एक धनी जमींदार किसान की बेटी थी। फिर रिपीट करता हूँ, मैरी आर्डन किसकी पुत्री थी, तो एक धनी जमींदार की पुत्री थी। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों कि इनके बारे में। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो स्टेटफोर्ड अपॉन एवन के नामक नगर में हुआ था, जो इंग्लैंड के बार्कविकशायर में स्थित है। उनकी परंपरागत अगर जन्म तिथि की बात करें तो 23 अप्रैल 1554 में है। और बेप्टाइजेशन डेट की बात करें, ओके, बेप्टाइज ये कब हुए, तो इनके 3 दिन बाद इनका नामकरण संस्कार हुआ, 26 अप्रैल। मैंने क्या बताया, तो बेप्टाइज क्या होता है, नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार के लगभग तुम समझते ही हो उसके मैक्सिमम 8 दिन पहले जन्म। तो ये इनके जन्म के बारे में कुछ भ्रांतियां थी, इसलिए उनके बेप्टाइजेशन के 3 दिन पहले इनकी जो है जन्म तिथि को मान लिया गया। तो इनकी जन्म तिथि कब बताओगे, 23 अप्रैल को, और बेप्टाइजेशन डेट कब है, 26 अप्रैल। क्लियर हो गया दोस्तों। वह जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन का तीसरा सबसे बड़ा जीवित पुत्र था। ओके, इसके पिता के व्यवसाय के विषय में मैं अगर सही बात कहूँ तो सही जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसके पिता एक अनाज के व्यापारी थे, कुछ दूसरे लोग ये कहते हैं वो एक दस्ताने बनाने वाले थे, कोई कहता है कसाई थे। यानी कि इनके पिता के व्यवसाय के बारे में कोई क्लियर जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन शेक्सपियर के जन्म के समय उनके पिता एक धनी व्यक्ति थे, इतना हमें पता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने आपको एक वर्ड बताया था, एल्डरमैन। ओके, अगला अगर हम बात करें तो जब इन्होंने इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके जीवन में कुछ वर्षों में ही इनकी आर्थिक कठिनाइयों और कर्ज में इनके पिता फंस गए, और इनकी जो हालात थे घर के वो खराब होते चले गए दोस्तों। तो अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम पिक दिखाते हैं दोस्तों आपको। ओके, जॉन शेक्सपियर का घर ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, बर्थ प्लेस है स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो एक पिक हम लेकर के आए हैं होली ट्रिनिटी चर्च की, ये भी स्टेटफोर्ड ऑन एवन में है, जहां पर विलियम शेक्सपियर को बेप्टाइज किया गया, और जहां पर विलियम शेक्सपियर को बेप्टाइज के साथ साथ में रेस्टिंग प्लेस भी इनका यही माना जाता है। कौन सा, होली ट्रिनिटी चर्च दोस्तों। और इसके बाद में इनकी कब्र के बारे में एक शेक्सपियर के ग्रेव है दोस्तों। और ये अगर हम बात करते हैं तो रॉयल शेक्सपियर थिएटर है दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इनकी लोकेशन के बारे में देखो, अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये स्टेटफोर्ड अपॉन एवन की लोकेशन है, कहाँ दोस्तों, इंग्लैंड में। ओके, बार्कविकशायर लंदन में। इसके बाद इनका बार्कविकशायर में देखो 5 नॉर्थ बार्कविकशायर है। ओके, तो इस तरीके से, और उसी में एक और है स्टेटफोर्ड ऑन एवन। ओके, ये टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उसमें बार्कविकशायर में। अब हमने क्या बताया, सुसाना हॉल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इनकी जन्म की डेट निश्चित नहीं है दोस्तों। अगर आपको कहीं से पता लगे तो हमें भी कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। और अगर हम इनके बेप्टाइज डेट बात करें, इनके नामकरण संस्कार की, तो 26 मई 1583 को। और इनकी मृत्यु, सुसाना हॉल के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, और इनकी बेटी जो सुसाना हॉल थी उनकी मृत्यु जो है वो 11 जुलाई 1649 को 66 वर्ष की आयु में हो गई थी। इसके बाद नेशनलिटी तो इनकी यही है,
और अगर हम बात करें तो इनकी जो शादी हुई थी वो जॉन हॉल से हुई थी, सुसाना हॉल की, और मैरिज हुई वो 1607 में। ओके, और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1600, जो जॉन हॉल थे, ओके, इनकी मृत्यु कब हो गई? 1635 में दोस्तों। इसके बाद में इनकी बच्ची का नाम क्या था? सुसाना हॉल की बच्ची का नाम था एलिजाबेथ बर्नार्ड। ओके, अब सुसाना हॉल के माता पिता का क्या नाम था? विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे। हमने क्या बताया था? विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे के जो है तीन तीन बच्चे थे, तीन में से एक बेटा था, ओके, हैमनेट, और दो सुसाना और जुदिथ जो हैं वो उनकी दो पुत्रियां थी। तो हम अब हैमनेट शेक्सपियर के बारे में अगर बात करें तो हैमनेट शेक्सपियर जो थे, इनका बैप्टाइजेशन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1585 को हुआ था, स्टेटफोर्ड ऑन अवेन एवन में, बार्कविकशायर, इंग्लैंड में। और हैमनेट की मृत्यु कब हो गई थी? 11 अगस्त 1596 को। कितनी एज में? उस समय हैमनेट की आयु कितनी थी? 11 वर्ष थी। ओके, एक किसके पुत्र थे? विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे के। अब इनके एक और, विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे की एक और पुत्री थी जिनका नाम था जुदिथ। ओके, जुदिथ क्वेनी। अब जुदिथ का जो बेप्टाइज डेट है दोस्तों वो कितनी है? 2 फरवरी 1585 को। और इनकी मृत्यु 77 वर्ष की आयु में हुई 9 फरवरी 1662 को। ठीक है, और इनकी शादी थॉमस क्यूनी से हुई। इनके 3 बच्चे हुए, ओके, किनके? जुदिथ क्यूनी के। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके माता पिता भी कौन थे? विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे। तो पता लग गया कि विलियम शेक्सपियर जो हैं और एनी हैथवे के 3 बच्चों के नाम और इनके बारे में भी हमने थोड़ा डिटेल आपको बता दिया। अच्छा, विलियम शेक्सपियर के माता पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों जॉन शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के पिता का नाम क्या था? जॉन शेक्सपियर। तो उनका जो जन्म माना जाता है वो 1531 में, और उनकी इनके पिता जो थे, अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके जॉन शेक्सपियर, यानी कि हम ये कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर के दादाजी, सॉरी, यहाँ पर हम बात करते हैं जॉन शेक्सपियर, यानी कि इनके पिता की मृत्यु की बात करते हैं तो 7 सितंबर 1601 में, ओके, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जॉन शेक्सपियर की। अब जॉन शेक्सपियर की शादी किससे होती है? मैरी आर्डन, यानी कि विलियम शेक्सपियर के पिता जॉन शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर की माता जी मैरी आर्डन। अगला, इनके बच्चे विलियम शेक्सपियर। और अगर हम बात करें जॉन शेक्सपियर के पिता का, ओके, तो जॉन शेक्सपियर के पिता का नाम याद रखिएगा, यानी कि रिचर्ड शेक्सपियर। अब तुमसे कोई पूछे कि विलियम शेक्सपियर के दादाजी का नाम बताओ, तो विलियम शेक्सपियर के दादाजी का नाम क्या है? रिचर्ड शेक्सपियर। तो अब क्लियर हो गया यहां से आपको, ये इनकी फैमिली थी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा सा इनकी विलियम शेक्सपियर की माता जी के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिएगा, मैरी शेक्सपियर या मैरी आर्डन दोस्तों। अगर हम मैरी आर्डन की बात करें तो इनका जन्म भी बार्कविकशायर में हुआ था, ओके, और कब हुआ था? 1536 में, और 1538 में इनकी मृत्यु हो गई। 1536 से 1538 में माना जाता है दोस्तों, नॉट कन्फर्म यहाँ पे। ओके, और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1608 में, लगभग 70 वर्ष की आयु में, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में ही हो गई थी। अब इनको कहाँ दफन किया गया था? चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी, स्टेटफोर्ड ऑन एवन में। सबको होली ट्रिनिटी में ही दफनाया गया दोस्तों। तो अब समझ आ गया बहुत अच्छे से। स्पाउस यानी कि जॉन शेक्सपियर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बच्चे विलियम गिलबर्ट, जॉन एडमंड, और पेरेंट्स रॉबर्ट आर्डन। तो अब तो ये थोड़ा सा आपको हमने बहुत डिटेल्ड जानकारी दोस्तों बता दी। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही वाज द थर्ड सन
ओके, या चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। जॉन शेक्सपियर के तीसरे बेटे थे, एन एल्डरमैन एंड अ सक्सेसफुल। ये सब क्लियर हो चुका है, आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट हम एजुकेशन की बात करेंगे। अब इनके किसकी बात करेंगे दोस्तों? एजुकेशन। अगर हम इनके एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं, एट द एज ऑफ 7 में जब विलियम शेक्सपियर की आयु 7 वर्ष की थी तो ही वाज सेंट टू ग्रामर स्कूल। इनको ग्रामर स्कूल, जो कि कहाँ स्थित था? स्टेडफोर्ड में ही स्थित था। वेयर ही पिक्ड अप, जहाँ पर उन्होंने सीखी स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक कहाँ से सीखी? तो ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो अब समझ आ गया कि इसके बाद विलियम शेक्सपियर को स्ट्रैटफोर्ड के ग्रामर स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। यहाँ पर उन्होंने लैटिन भाषा यानी कि हमने क्या स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का अध्ययन किया। अगर मैं उन्हीं के, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात वही कहते हैं कि बेन जॉनसन ओके प्रारंभिक बातें भी सीखी। और बेन जॉनसन जो उस समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी राइटर थे बेन जॉनसन। ओके, उनके अनुसार शेक्सपियर ने नाम मात्र की लैटिन भाषा और नगण्य रूप से ग्रीक भाषा सीख रखी थी। तो कभी कभी ये पूछा गया कि ये किसने, किसके अनुसार है? तो आप किसके अनुसार बताओगे? बेन जॉनसन ने ये बात कही थी विलियम शेक्सपियर के बारे में, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। फिर रिपीट कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। बेन जॉनसन जो कि उनके समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, उनके अनुसार शेक्सपियर ने नाम मात्र की लैटिन भाषा और लेस ग्रीक यानी कि नगण्य रूप से जो है उन्होंने ग्रीक भाषा को सीखा था। जब शेक्सपियर लगभग 14 वर्ष के थे तो उनके पिता बहुत निर्धन हो गए, इसीलिए उन्होंने शेक्सपियर को स्कूल से हटा लिया और ये भी माना जाता है कि उनको कसाई के धंधे पर लगा दिया। ये घटना लगभग अगर हम बात करें तो सन 1579 में घटी थी, यानी कि 1579 में दोस्तों। तो इतना आपको क्लियर हो गया इनकी शिक्षा के बारे में। अब एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की अवस्था में लगभग 1582 में, डेट याद रखिएगा, स्पाउज, स्पाउज का मतलब होता है पत्नी, यानी कि इनकी शादी किससे हुई और इनके बच्चे क्या हैं। वैसे तो मैं सब कुछ डिटेल्ड डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बार बार डिस्कस करूंगा, हर बार डिस्कस करूंगा, जिससे कि तुमको वीडियो देखते ही देखते सारी चीज़ें याद हो जाएं, मेमोराइज हो जाएं। ओके, ही मैरिड, वो शादी कर लेते हैं 26 वर्ष की एक ओल्ड जो है उनसे। 26 वर्ष इनकी आयु 18 वर्ष होती है विलियम शेक्सपियर की, और अपने से बड़ी 26 साल की, लगभग अपने से 8 साल बड़ी महिला, ओके, जिनका नाम होता है एनी हैथवे, ओके, उनसे शादी कर लेते हैं। विद हुम, जिनके साथ, ओके, अर्थात जिनसे उनको ही हैड 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे होते हैं, सुसाना। और सुसाना का जन्म जो हो जाता है वो आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज, उनकी शादी के 6 महीने बाद ही सुसाना का जन्म हो जाता है दोस्तों। एंड ट्विंस होते हैं उनके, ट्विंस में यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं, हैमनेट और जुदिथ। ओके, जिसमें हैमनेट बेटा होता है और जुदिथ बेटी होती है दोस्तों। हैमनेट की आय, ओके, डाइड, मृत्यु हो जाती है, डाइड ऑफ, मर जाता है, अननोन कॉजेज, कुछ अनजान कारणों से, एट द एज ऑफ 11, 11 वर्ष की अवस्था में। और हैमनेट की मृत्यु उनके 11 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। तो अब समझ आ गया दोस्तों कि उनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम हैमनेट शेक्सपियर था, और उसकी उम्र कुछ अनजान कारणों से 11 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। सुसाना वाज वरीड, सुसाना को, सॉरी, सुसाना वाज मैरीड, उसकी शादी की गई किससे? जॉन हॉल से। और जॉन हॉल कौन था? उसका क्या व्यवसाय था? ओके, वो क्या करता था? तो एक फिजिशियन था। ओके, शादी कब होती? इन 1607 में। और जुदिथ जो होती है, जुदिथ की शादी होती है थॉमस से, थॉमस क्विनी से। ओके, ये क्या होते हैं? एक बेंटनर होते हैं। और 2 मंथ बिफोर
यानी 2 महीना पहले ही जो डेथ की शादी होती है, बिफोर शेक्सपियर डेथ, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के 2 महीना पहले ही इनकी क्या होती है, शादी होती है। इसके बाद अगर हम इनकी मृत्यु की बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर की दोस्तों की मृत्यु कब हुई, तो ही डाइड, वो मर गए एट 23 अप्रैल को ही इनका जन्म माना जाता है और 23 अप्रैल को ही इनकी मृत्यु हो गई विलियम शेक्सपियर की। कब? 1616 में एट द एज ऑफ 52, यानी कि 52 वर्ष की अवस्था में। कहाँ? इन स्टेटफोर्ड में। ये भी टीजीटी 2003 में दोस्तों पूछा जा चुका है। ही वाज बरीड, उनको दफन कर दिया गया इन दी चैंसेल। अच्छा, ये क्या होता है दोस्तों? चैंसेल, चैंसेल होता है अ पार्ट ऑफ चर्च। चर्च का एक हिस्सा होता है जहाँ पर जो है पादरी या जो म्यूजिशियन वगैरह होते हैं चर्च में, वो बैठ करके गाते या बजाते हैं या कुछ स्पीच देते हैं, वो भाग कहलाता है चैंसेल। ओके, तो क्या होता है? एक पार्ट ऑफ चर्च, चर्च का एक हिस्सा कहलाता है। ऑफ दी होली ट्रिनिटी चर्च, तो इनको कहाँ दफन किया गया? होली ट्रिनिटी चर्च में दफन किया गया दोस्तों। अब कब दफन किया गया? 2 डेज, 2 दिन बाद हिज डेथ, उनकी मृत्यु की, यानी कि विलियम शेक्सपियर की मृत्यु के 2 दिन बाद विलियम शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में दफन कर दिया गया। और इसके बाद जो उनकी कब्र थी, उस कब्र के ऊपर इपीथाप, इपीथाप का मतलब होता है कब्र पर अंकित शब्द। तो हमने देखा होगा जो कब्रें बनी होती हैं, कब्र के ऊपर लिख दिया जाता है कि इनका नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी मृत्यु इस दिन हुई थी, और या कुछ कोटेशन या उनकी कोई लास्ट विश होती है, इच्छा होती है, उसको लिख दिया जाता है। तो जो कब्र पर अंकित शब्द होते हैं उनको हम इपीथाप कहते हैं दोस्तों। इपीथाप ऑन हिज ग्रेव, उनकी ग्रेव पर, ग्रेव जो स्टोन की बनी थी, पत्थर की बनी थी, उस पे कुछ शब्द लिखे थे, और वो शब्द क्या थे जरा हम पढ़ के सुनाते हैं साथियों। क्या? गुड फ्रेंड्स फॉर जेसस, सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर, यानी कि कब्र पर के पत्थर पर जो खुदा हुआ लेख था वो क्या था? प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना। प्रिय मित्र, ईसा मसीह के लिए इस कब्र में दफनाई गई मिट्टी को ना खोदना। ओके, ब्लेस्ड बी द मैन, यानी कि ईश्वर उस व्यक्ति को ब्लेस्ड रखे, खुशी रखे, ओके, जो इस कब्र को ना छेड़े। डेट मीन्स जो स्पेयर्स दीज स्टोन्स, जो इस कब्र के पत्थरों को ना छेड़े। एंड कास्ड, अभिशाप दे, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे, परंतु ईश्वर उस व्यक्ति को अभिशाप दे। ओके, कास्ड बी ही, उस व्यक्ति को, डेड जो मूव्स माई बोन्स, मूव्स हटाए, या जो यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को उखाड़े, यहाँ गड़ी हुई मेरी अस्थियों को हटाए, उस व्यक्ति को भगवान ईश्वर अभिशाप दे। तो दोस्तों ये था इनका ओके कब्र पर अंकित लेख। अब हम बात करेंगे इनके सॉब्रिक्यूट की। तो सॉब्रिक्यूट क्या होता है दोस्तों? ये होता है सॉब्रिक्यूट निक नेम के लिए बोलते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि आपका रियल नेम क्या है और घर पर जो आपका निक नेम चलता है वो क्या है, तो आप उसके निक नेम के स्थान पर आप सॉब्रिक्यूट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, जिसका मतलब क्या होता है? निक नेम। तो विलियम शेक्सपियर का भी एक निक नेम था, बार्ड ऑफ हेवन, यानी कि हम ये कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ हेवन, बार्ड ऑफ हेवन, इनको बार्ड ऑफ हेवन भी कहा जाता था दोस्तों। और ये टीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। अब तो आपको क्लियर हो गया। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि ये एक बहुत ही साहसी, एक सुंदर, नेक हृदय, बुद्धिमान और ऐसा माना जाता है कि रसिक, यानी कि समय से पूर्व जवानी का अनुभव करने वाले नवयुवक थे। ओके, एक उत्साही प्रकृति के भी व्यक्ति थे और इनका मिजाज बहुत ही काव्यात्मक था। वह अपनी 18 वर्ष की आयु में एक 26 साल की
जो है महिला से शादी करने लगते हैं, अर्थात एक युवती से प्रेम करने लगते हैं। और उस युवती का मैंने नाम बताया था एनी हथावे होता है दोस्तों। उसने और उस युवती से जो है 1582 में, और एक जगह का नाम ले रहा हूं, मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, बोरसेस्टर जगह होती है, बोरसेस्टर नामक स्थान पर विवाह करते हैं ये लोग। ओके, लेकिन कुछ समय पश्चात ये विलियम शेक्सपियर ऐसा माना जाता है बुरी संगत में फंस गए और स्टेटफोर्ड के पास ही स्थित एक चार्लेकोट जगह है दोस्तों, और उस चार्लेकोट के लॉर्ड सर थॉमस लूसी थे, उनके पार्क से हिरणों की चोरी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और इस अपराध के कारण क्या हुआ, सर थॉमस लूसी के द्वारा इन पर दावा दायर कर दिया गया। ओके, दावा ये दायर कर दिया। अब जब दावा दायर कर दिया गया विलियम शेक्सपियर के ऊपर, तो इस कारण शेक्सपियर इनसे क्या हो गए, नाखुश हो गए, अप्रसन्न हो गए, और इनके ऊपर एक उपहास उड़ाने के लिए एक कविता की रचना की, जिसमें इन्होंने सर थॉमस लूसी का, लॉर्ड सर थॉमस लूसी थे, उनका बहुत बुरी तरीके से मजाक बनाया, उपहास बनाया था उस कविता में। अतः सर थॉमस लूसी ने शेक्सपियर के ऊपर पुनः मुकदमा दायर कर दिया, और इससे बचने के लिए कुछ समय के लिए विलियम शेक्सपियर ने अपने व्यवसाय और परिवार स्टेटफोर्ड को छोड़ना पड़ गया, और ये 1585 में लंदन में जाकर के इन्होंने शरण ली। और वहीं से ऐसा माना जाता है कि 1585 से ही इनके करियर की शुरुआत होती है, जब ये लंदन चले जाते हैं दोस्तों। और ये भी सुना जाता है कि जब ये लंदन में पहुंच जाते हैं, लंदन में जाकर के इन्हें 1585 से लेकर के 1587 के बीच में विलियम शेक्सपियर को लंदन के अस्तबल में नौकर के रूप में कार्य करना पड़ा। इसके बाद अपने जीवन के थिएटर होते थे, थिएटर के बाहर लोगों के घोड़ों को पकड़ने का भी कार्य प्रारंभ किया। तो इस तरीके से कुछ समय बाद किसी प्रकार इन्होंने थिएटर के संसार में प्रवेश किया, और एक कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन की कंपनी में ये क्या हो गए थे, अभिनेता हो गए थे। तो हम आगे भी दोस्तों डिस्कस करेंगे इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें। ओके, और उसने अगर हम बात करते हैं, इसीलिए मैंने एक चीज़ और कहता हूं दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है और ऐसा लगता है कि मैं आपकी थोड़ी बहुत भी मदद कर पा रहा हूं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा दोस्तों के बीच में। और मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी बिल्कुल एकदम विदाउट कास्ट, बिना किसी पैसे की कराऊंगा। ओके, कोई भी पेड क्लास अब चालू नहीं करेंगे साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे कि उसने इस कंपनी में अनेक नाटकों में, ग्लोब थिएटर था, रोज थिएटर था, स्वान थिएटर था, उसमें बहुत अभिनय किया। मैंने क्या कहा, इन्हें एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था, और ये बहुत अच्छे एक्टर भी थे, अपने खुद के नाटकों में भी एक्टिंग का काम करते थे। तभी 87 से 90 के मध्य इन्होंने पुराने जो इनके कुछ नाटक थे उनके रूप को बदल करके इन्होंने नए नाटक लिखने का प्रयास किया था, और इस कार्य में इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। 24 वर्ष के अंत तक इन्होंने अनेकों नाटकों की भी रचना की साथियों, और इस व्यवसाय ने उसे बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ, और इस प्रकार धीरे धीरे ये गरीब आदमी बहुत धनी व्यक्ति हो गया। और सन 1594 में उसने 94 आते आते जो है इनके नाटकों ने इनको बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में प्रसिद्ध कर दिया। ओके दोस्तों, अब हम आगे डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑथर। ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब है लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, और इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। अगर हम पहले बिंदु की बात करते हैं दोस्तों, तो बिटवीन 1585 से लेकर के 1592 के बीच में, यानी कि 1585 से 1592 की अवधि में के बीच में इन्होंने ही बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन। लंदन में एक सफल कैरियर की शुरुआत कर दी, और सफल कैरियर के रूप में एक एक्टर के रूप में, एक लेखक के रूप में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे लंदन में। तब हम कह सकते हैं कि उन्होंने लंदन में एक सफल कैरियर की शुरुआत की, और कब की, तो 1585 से लेकर के 1592 के बीच में ये सफल हो चुके थे। लोग लंदन में इनको जानने लगे थे दोस्तों। इसके बाद इन्होंने 1594 में ज्वाइन कर लिया एज एन एक्टिंग ट्रूप, एक एक्टिंग ट्रूप को ज्वाइन कर लिया। अर्थात एक्टिंग ट्रूप का मतलब होता है, ट्रूप मीन्स होता है समूह या ग्रुप।
एक एक्टिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, प्रदर्शनी मंडली को ज्वाइन कर लिया, और उस प्रदर्शनी मंडली, उस एक्टिंग ग्रुप का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन क्या था? वाज अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। लॉर्ड चैम्बरलेन मैंस क्या था? वाज अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, यानी कि एक कंपनी का नाम है जो कि एक एक्टर्स की कंपनी थी दोस्तों। इसके बाद में इन 1603 में द ग्रुप वाज रीनेम्ड, इस ग्रुप को रीनेम किया गया, और वो रीनेम इसका क्या रखा गया दोस्तों? किंग्समैन। और किंग्समैन कब? आफ्टर किंग्स जेम्स फर्स्ट। अब जब किंग्स जेम्स फर्स्ट की बात आ गई तो हम इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जब सन 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के पश्चात जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे थे, ओके, तो 1903 में जेम्स प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद जो है इस ग्रुप को रीनेम किया गया, और फिर रीनेम जब इस ग्रुप का हो गया तो इसका नया नाम जो था वो क्या था? किंग्समैन था। तो अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों, किंग जेम्स कौन थे? जब 1903 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई तो इंग्लैंड का राजा कौन बना? किंग्स जेम्स फर्स्ट, इनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। अब आगे इसके बाद हम बात करेंगे कि 1597 में, कहीं कहीं पर ये डेट दोस्तों 1596 भी दे रखी है, लेकिन 1597 ज़्यादा रिलेबल है। ओके, यहाँ पर देखिएगा इन 1597 ही परचेज्ड, उन्होंने परचेज किया, ओके, खरीदा न्यू पैलेस। बेटा ये प्लेस नहीं होगा, बाई मिस्टेक प्लेस लिख गया, पैलेस। पैलेस मीन्स महल। उन्होंने एक न्यू पैलेस खरीदा, एक नया महल खरीदा दोस्तों, इन कहाँ? स्ट्रेटफोर्ड में, अपने होम टाउन में, ये हम कह सकते हैं अपने आवास नगर स्ट्रेटफोर्ड में उन्होंने एक नया घर खरीदा। ओके, स्ट्रेटफोर्ड में सर्वप्रथम ये जब 1597 में लगभग अगर हम कहें तो 12 वर्ष की लंबी अवधि के, या 11 वर्ष की, अगर 96 मानो तो 11 वर्ष की लंबी अवधि, और अगर 97 में ये वापस हुए तो 12 वर्ष की लंबी अवधि के अनुपस्थिति के बाद ये जब अपने होम टाउन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में वापस आए लंदन से, तब इन्होंने वहाँ पर एक आलीशान घर खरीदा दोस्तों। ओके, एक बहुत बड़ा भवन खरीदा, और इनको वहाँ पर दोस्तों एक पदवी भी प्राप्त हुई थी, कोर्ट ऑफ आर्म्स की पदवी दी गई, ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या हुआ? 1599 में अ पार्टनरशिप 1/10, कितने की पार्टनरशिप दोस्तों? 1599 में 1/10 का पार्टनरशिप ऑफ कंपनी मेंबर्स और बोल्ड, ये जो कंपनी मेंबर्स थे जितने भी वहाँ पर, उन्होंने ओके बोल्ड बनाया देयर ओन थिएटर, अपने स्वयं का थिएटर बनाया, और कहाँ बनाया? ऑन द साउथ बैंक, दक्षिणी किनारे पर। और किनारा किसका था? द रिवर टेम्स, टेम्स नदी का किनारा जो कि लंदन में बहती है। ओके, जैसे अपने यहाँ गंगा नदी बहुत फेमस है, वैसे लंदन की टेम्स नदी भी बहुत फेमस है दोस्तों। ओके, ऑन द साउथ बैंक, दक्षिणी किनारे पर आप द रिवर टेम्स, टेम्स नदी के दक्षिणी किनारे पर इन्होंने थिएटर बनाया, उस थिएटर का नाम था ग्लोब थिएटर। ओके, उसमें इनकी जो भागीदारी थी, पार्टनरशिप थी दोस्तों, वो 1/10 की थी, विच दे कॉल्ड, जिसको वो क्या कह करके पुकारते थे? ग्लोब थिएटर कह करके पुकारते थे। इसके बाद इनकी एक और थिएटर में ये ऑनर बन गए। ओके, वो उस थिएटर का नाम था ब्लैक फेरस थिएटर, यानी कि ही बिकेम अ पार्ट ऑनर। ओके, एक ऑनर बन गए आप द ग्लोब थिएटर एंड ब्लैक फेरस थिएटर के हिस्सेदार बन गए दोस्तों। कौन? विलियम शेक्सपियर। अब ही हैड सेवरल पैट्रॉन्स, अगर हम अनेकों पैट्रॉन मीन्स होता है संरक्षक। ओके, वन ऑफ देम, उनमें से एक बाज में थे द हैंडसम गैलेंट, हैंडसम मीन्स बड़े खूबसूरत, प्यारे से, सुंदर से, अच्छे से,
और गैलेंट का मतलब बहादुर। गैलेंट बहादुर कौन थे? अर्ल ऑफ सदप्टन। कौन थे? अर्ल ऑफ सदप्टन। ओके, हेनरी रॉयट्सली। हेनरी रॉयट्सली। ओके, जिनके लिए इन्होंने टू होम, जिनके लिए मैनी ऑफ हिज, बहुत से सोनेट एंड पोएम्स को क्या करा? संबोधित किया। जिनके लिए उन्होंने बहुत सारे सोनेट और बहुत सारी पोएम्स को संबोधित किया। किसके लिए? ऑल ऑफ सदप्टन, हेनरी रॉयट्सले के लिए। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर हम संरक्षण की बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो शेक्सपियर के समय में किसी भी लेखक, कवि या नाटककार की जो प्रसिद्धि होती थी या सफलता किसी महान लॉर्ड जैसे शासक के संरक्षण पर निर्भर करती थी। और शेक्सपियर महान सांसारिक अनुभव से पहले से परिपूर्ण थे, तो इसीलिए इन्होंने सदप्टन के आल का संरक्षण जो है प्राप्त हुआ। उन्हें सन 1594 में रानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनकी भी संरक्षण प्राप्त हुआ, उनकी भी अनुकंपा प्राप्त हुई इनके लिए दोस्तों। और आगे अगर हम बात करें, जब 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे, तो उनके राज्याभिषेक के जब इन जेम्स प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था के समय, जो शेक्सपियर एक नाटक का मंचन करने के लिए इनको उनके राज्य में आमंत्रित किया गया था दोस्तों। तो क्लियर हो गया। तो इनको हमेशा से इंग्लैंड के राजाओं का संरक्षण प्राप्त रहा और उनको एड्रेस करके इन्होंने कई सारी पोएम्स और सोनेट को लिखा दोस्तों। मुझे लगता है अब आपको बेहतरीन समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों कहीं पर किसी तरीके का आपको डाउट महसूस हो या किसी तरीके का मेरे से कुछ भी गलती हो जाती है बोलते बोलते ओके या लिखने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम उसको अगली वीडियो में सुधार कर सकें या आपको बता सकें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इन 1623 यानी कि 1623 में जॉन हेमिंग्वे और हेनरी कॉन्डेल, ये दो लेखक का हमने जिक्र किया है दोस्तों। किसका? 1623 में इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था, प्रिंट हुआ था दोस्तों, जिसमें 36 प्ले इंक्लूड किए गए थे। तो मैं बताता हूँ, और वो जो पब्लिश हुआ था वो किसके द्वारा पब्लिश करवाया गया था? इन्हीं के साथी थे। इन्हीं के साथ एक्टिंग करने वाले दो हीरो थे, दो एक्टर थे, जिनका नाम था जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। ओके, इनके दो दोस्त थे, या ये कह सकते हो इनके फेलो एक्टर थे। किसके? विलियम शेक्सपियर के, जिन्होंने पब्लिश करवाया था दी फर्स्ट फोलियो को। इनके फर्स्ट फोलियो को इनकी डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद फर्स्ट फोलियो इनका प्रिंट हुआ था। ओके, जिसमें टोटल 36 प्ले इंक्लूड थे दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट फोलियो में अगर क्वेश्चन आ जाए हम लोगों का कि फर्स्ट फोलियो में कितने प्ले पब्लिश किए गए, तो 36 प्ले, जबकि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले, माना जाता है 37 प्ले लिखे हैं। ओके, तो इनका कौन सा प्ले जो है वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ, इंक्लूड नहीं किया गया, तो उसका नाम था दोस्तों पेरिकल्स। ओके, क्या था? पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर। ओके, वाज नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं किया गया इन दी फर्स्ट फोलियो में। तो याद रहेगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में कि फर्स्ट फोलियो में विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं किया गया। अराउंड 1590s, ओके, लगभग 1590 तक, ओके, के बीच में या 1590 की समयावधि के दौरान ही रोड इन्होंने लिखे 154 सोनेट लिखे। ओके, ये देखो टीजीटी 2004 और 2009 में पूछा गया है ये। तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट लिखे गए, विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली, जिसको एक साथ कलेक्टिवली पब्लिश करवाया गया ऑन 20 मई, यानी कि 20 मई 1609 को। किसके द्वारा? बाय थॉमस थॉर्प के द्वारा। ओके, तो क्लियर रहेगा, इसे टॉर्प भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फॉर ए लीजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल
इनके लीजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये लीजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल क्या है दोस्तों? इनके लीजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध और हिस्टोरिकल मटेरियल का मतलब होता है ऐतिहासिक सामग्री। इनकी जो मटेरियल इन्होंने लिखा था, जो भी इन्होंने हिस्टोरीज कल प्ले लिखे, कुछ हिस्ट्री लिखी, कॉमेडी लिखी, पोएम्स लिखी या सोनेट लिखे, ये सब इनका हिस्टोरिकल मटेरियल कहलाएगा। किसका? शेक्सपियर का। डिपेंडेड था मेनली मुख्य रूप से ऑन हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड। अब ये हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड क्या था? अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों, तो ये एक कोलाबरेटेड वर्क थे। ओके, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स आल्सो नोन एज हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ये क्या था? इज अ कोलाबरेटेड वर्क जो कि पब्लिश हुआ था इन सेवरल वॉल्यूम्स। ओके, या एक कह सकते हो इन 2 एडिशंस। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था इन 1577 में और सेकेंड एडिशन आया था 1587 में। और ये बहुत ही लार्ज कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री। ओके, जिसमें अगर हम बात करें पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड दोस्तों। तो ये क्या था, इसे याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं लिख लीजिएगा कि विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल मटेरियल था दोस्तों वो किस पर डिपेंड था? तो मेनली जो डिपेंड था वो ऑन हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड पे डिपेंड था। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया, इसीलिए इसकी अहमियत और वैल्यू बढ़ जाती है इस लाइन की। आल्सो, और इनका जो हिस्टोरिकल मटेरियल, जो लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल था वो किस पर डिपेंड था? आल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ। अब ये सर थॉमस नॉर्थ कौन थे? इनके बारे में 2 मिनट के लिए जरा समझ लीजिएगा। जो सर थॉमस नॉर्थ थे, बाज एंड इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, बहुत ही फेमस इंग्लिश ट्रांसलेटर थे। ये एक मिलिट्री ऑफिसर थे, लॉयर भी थे और जस्टिस ऑफ पीस भी कहलाते थे। इन्होंने प्लूटार्क की एक पैरेलल लिव्स नाम की वर्क था, ओके, को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था दोस्तों। कब? 1579 में। कब दोस्तों? 1579 में ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क की पैरेलल लिव्स को दोस्तों। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इनका जो लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल था वो किन 2 चीज़ों पर डिपेंड था। तो इनकी 2 चीज़ें कौन सी थी? एक तो हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, और दूसरा क्या था? सर थॉमस नॉर्थ के 1579 का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो कि प्लूटार्क का किया था। प्लूटार्क के एक वर्क था पैरेलल लिव्स। ओके, अब लेबर्स लॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, 6 पॉइंट, नेक्स्ट 6 पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो लेबर्स लॉस्ट, अ मिड समर नाइट ड्रीम, ओके, अ मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ओके, द टेम्पेस्ट। ये क्या हैं इनके? तो नंबर 1 किसकी बात की? लेबर्स लॉस्ट की बात की। नंबर 2, ओके, आ मिड समर नाइट ड्रीम्स की बात की, समर नाइट ड्रीम की बात की, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की बात की, एंड द टेम्पेस्ट। ये सभी 1 2 3 1 2 3 4, ओके, 4 वर्क्स, ये शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स पर हैं। शेक्सपियर की क्या हैं? एक ओरिजिनल प्लॉट्स हैं। अब तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि लव्स लेवर लॉस्ट है, अ मिड समर नाइट ड्रीम्स है, अ मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर है, टेम्पेस्ट, एक शेक्सपियर की ओरिजिनल प्लॉट्स हैं दोस्तों। कैसी हैं? ओरिजिनल प्लॉट्स। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेक्सपियर की ओरिजिनल प्लॉट्स कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे? लव्स लेवर्स लॉस्ट। इसका दोस्तों लव गायब हो गया, इसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहो तो लिख दूं, क्या गायब हुआ? लव्स। इसका नाम है दोस्तों लव्स लेवर्स लॉस्ट, ओके, और अ मिड समर नाइट ड्रीम्स, इसके बाद मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और द टेम्पेस्ट।
एक क्या है, शेक्सपियर की ओरिजिनल प्लॉट है। तो शेक्सपियर की ओरिजिनल प्लॉट कौन कौन सी हैं, चारों के नाम बिंदास बोल देना है। लव्स नेवर लॉस्ट, द मिडसमर नाइट ड्रीम, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर और द टेम्पेस्ट। अब शेक्सपियर की चार ग्रेट ट्रेजेडी देखिएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी हैं। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ कौन सी हैं। ओके, और इनका सीक्वेंस भी दोस्तों यही है। सीक्वेंस के लिए आप याद कर लोगे HOKM, हॉकम। क्या याद कर लोगे, HOKM। ओके, HOKM। सबसे पहले हैमलेट, फिर ओथेलो, इसके बाद किंग लियर, लास्ट में मैकबेथ। इनका क्रॉनिकल ऑर्डर भी दोस्तों यही है। तो इनके फोर ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी ग्रेट कॉमेडीज की बात करेंगे। तो इनकी फोर ग्रेट कॉमेडीज दोस्तों कौन कौन सी हैं, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ओके, ये फोर ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। हम इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बनाएंगे दोस्तों। एक एक वर्क विलियम शेक्सपियर का मैं सेपरेटली लेकर के आऊँगा और पूरा TGT PGT आपका ऑनलाइन ही कवर करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो आपको कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से भी पढ़ाई करते रहिएगा, बुक से भी पढ़ाई करते रहिएगा, और हमारा चैनल अगर आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी मदद कर पा रहा है तो इसे भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट, रोमन प्ले की अगर बात करें तो विलियम शेक्सपियर के कुछ रोमन प्ले कौन कौन से हैं। तो कोरियोलेनस, कौन कौन से हैं दोस्तों, कोरियोलेनस ये रोमन प्ले इनका कहलाता है। जूलियस सीजर भी रोमन प्ले है, और एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा इनका रोमन प्ले है दोस्तों। कौन कौन सा, ओके, कोरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा ये रोमन प्ले है। अब ड्रामेटिक रोमांसेस की बात करते हैं। तो इनके कौन कौन से ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, हिज फोर, ओके, हिज लास्ट फोर प्लेज ट्रेजिक कॉमेडीज कौन कौन सी हैं, हिज लास्ट, उनकी अंतिम फोर प्लेज चार नाटक आर्मीन्स हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज हैं। और वो ट्रेजिक कॉमेडीज कौन कौन से, पेरिकल्स, सिम्बरलिन, ओके, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। पहली दोस्तों फोर में से पहली पेरिकल्स, ओके, सिम्बरलिन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट। वीडियो लंबा जरूर बनेगा, छोटे छोटे पार्ट में हिस्से में बनाऊं तो दोस्तों आपको मुश्किल होती है। एक बार में इसको देखिएगा, थोड़ा थोड़ा के देखिए, जब भी टाइम मिले आपको, 10 मिनट की, 15 मिनट की अभी देख ली तो थोड़ी देर बाद जब भी फिर मन करे तो फिर 15 मिनट उसके आगे का देख लो, इस तरीके से। अब एक बार में आपको बार बार किसी वीडियो को तलाशना नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितनी लंबी भी वीडियो बनेगी, पूरा फुल इनका बायोग्राफी, कंप्लीट बायोग्राफी को मैं एक ही वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज, और इनकी कुछ लास्ट मेजर ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा, कौन कौन सी, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा है दोस्तों। और कौन कौन सी हैं मेजर ट्रेजेडी, ओके, कोरियोलेनस है, कंटेन सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री, ओके, एंड वर कंसिडर्ड हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडीज by the poet and critic T.S. Eliot, who called the tragedy Macbeth an artistic success, and other tragic play Hamlet an artistic failure on the basis of objective correlative। अब ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है दोस्तों, इस टर्म को जरा समझ लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसे कहते हैं, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, अ चेन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दोस्तों। तो यहां पर और एक चीज थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताता हूं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में। और दोस्तों यहीं पर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूं कि 1896 में एक राइटर थे फ्रेडरिक एस बॉस, ओके, इन्होंने एक टर्म को क्वाइंड किया था, प्रॉब्लम प्लेज, ओके, टू रेफर
इन्होंने रेफर किया इनके विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले जो कि 1896 में एक फ्रेडरिक यस बॉस करके थे, इन्होंने इनके 3 प्ले को प्रॉब्लम प्ले कह करके बताया था। वो इनके 3 प्ले कहीं पर भी लिख लीजिएगा, ऑलवेज डैट एंड्स बेल करके, मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायलस क्रेसिडा। ये 3 वर्क इनके क्या थे दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम प्ले कहलाए। लेकिन कोई अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर के 3 प्रॉब्लम प्ले के नाम बताओ, तो हम इन्हीं को बताएंगे, ऑल वेल्स डेट ईट्स बेल, मेजर्स फॉर मेजर, ओके, ट्रेवलस एंड क्रेसिडा। और किसके अनुसार थे, एक फ्रेडरिक एस बॉस के अनुसार ये क्वाइन टर्म किया गया था। ओके, कब, 1896 में दोस्तों। अब आगे हम ये तो बता ही चुके, और दूसरा एक चीज और डिस्कस करना चाह रहे हैं हम आप लोगों के लिए कि इनके लास्ट मेजर ट्रेजेडीज कौन कौन सी थी, एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा, ओके, कैरियोलेनस कंटेन सम ऑफ शेक्सपियर्स फाइनेस्ट पोइट्री एंड वर कंसिडर्ड, और ये भी मानी जाती हैं हिज मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजेडी, इनकी सबसे सक्सेसफुल ट्रेजेडीज के रूप में मानी जाती हैं। द पोइट बाय द पोइट एंड क्रिटिक, एक बहुत ही फेमस पोइट और क्रिटिक है जिनका नाम है टी.एस. एलियट। क्या नाम है, टी.एस. एलियट। उन्होंने हु कॉल्ड हिज ट्रेजेडीज, उनकी एक ट्रेजेडी थी विलियम शेक्सपियर की, मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में एक कमेंट पास किया था, एन आर्टिस्टिक सक्सेस, ओके, यानी कि तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टी.एस. एलियट के द्वारा विलियम शेक्सपियर के कौन सी ट्रेजेडी को आर्टिस्टिक सक्सेस नाम दिया गया, तो कौन सा प्ले था, मैकबेथ। और इसी तरीके से हम बात करेंगे कि अदर ट्रेजिक प्ले इनका था हैमलेट, एन आर्टिस्टिक फेलियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ओके। और इन्हीं विलियम शेक्सपियर के हैमलेट नाटक को जो है टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा, ओके, किसके बेस पर, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम, शेक्सपियर ने एडम का रोल प्ले किया, भूमिका निभाई, और कहाँ निभाई, एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में। और घोस्ट की भूमिका निभाई, यानी कि हैमलेट्स फादर, हैमलेट के पिता की भूमिका कहाँ निभाई, इन हैमलेट में। और द कोरस की भूमिका निभाई इन हेनरी फिफ्थ में। और किंग डंकन की भूमिका निभाई इन मैकबेथ में। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने अपने द्वारा लिखे गए नाटकों में खुद लीडिंग कैरेक्टर की अभी भूमिका निभाई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अपने खुद के लिखे गए प्लेज में मुख्य भूमिकाओं में भी ये रह चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे 10th पॉइंट की। 10th पॉइंट क्या है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है शेक्सपियर ने जो है एज यू लाइक इट में काय की भूमिका निभाई है, तो एडम की, ओके। हैमलेट में काय की भूमिका निभाई है, घोस्ट यानी कि हैमलेट के फादर की। और हेनरी फोर्थ में कोरस की। और इसके बाद मैकबेथ में किंग डंकन की भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा ये कहता है विद, यानी कि 4042 4042 लाइन्स, 4042 लाइन और 29,551 वर्ड। कितने की बात की, तो हैमलेट का ही हम बात कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेक्सपियरियन प्ले में सबसे लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले कौन सा है, तो कौन सा है सबसे लंबा नाटक इनका, तो हैमलेट है। इसी तरीके से पूछा जाता है सबसे छोटा कौन सा है, शॉर्टेस्ट प्ले इनका कौन सा है, तो कॉमेडी ऑफ एरर है। तो अब इस पॉइंट में क्या सीखना है आपको, ये सीखना है कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है,
तो हैमलेट का नाम लोगे। हैमलेट में कितनी लाइनें हैं? तो 4042 लाइनें हैं। शब्द कितने हैं? 29,551 हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? विलियम शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है दोस्तों? तो कॉमेडी ऑफ एरर है। ओके, इसमें टोटल वर्ड कितने हैं? तो टोटल लाइनें कितनी हैं? 1787 हैं। और टोटल वर्ड कितने हैं? 14,369 हैं, यानी कि 14,369। 11वां पॉइंट देखो, लवर्स लेवर लॉस्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑफ ऑल द शेक्सपियर्स प्ले। अब शेक्सपियर ने अब तक जितने भी प्ले लिखे थे उन सभी प्ले में जो इनका लव्स लेवर्स लॉस्ट प्ले है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग की किस में है? लव्स लेवर लॉस्ट में। और ये किसके अनुसार बात की गई? तो अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर थे, ओके, ठकर ब्रूक के अनुसार, जिन्होंने बताया कि 62.62% राइमिंग लाइंस को, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइंस को प्रयोग किया गया लव्स लेवर लॉस्ट में। और द क्लोजेस्ट कंपटीटर, और इससे कम राइमिंग लाइन किस में है? तो आ मिड समर नाइट ड्रीम में है। ओके, इसमें कितने परसेंटेज है? 43.4% राइमिंग लाइन्स है। तो अब समझ में आ गया कि मिड समर नाइट ड्रीम में 43.4% राइमिंग लाइन्स हैं। ओके, जो कि क्लोजेस्ट कंपटीटर है किसका? लव्स लेवर लॉस्ट का। लव्स लेवर लॉस्ट में राइमिंग लाइन कितने परसेंट है? 62.2% दोस्तों। ओके, 21 के अनुसार है, तो टकर ब्रूक के अनुसार है। अगला हम इनकी पीरियड की बात करेंगे। देखो, ओके, कि विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को कितने भागों में बांटा गया है। हम विलियम जे लॉन्ग के अनुसार बात करेंगे कि जो विलियम जे लॉन्ग थे उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो विलियम जे लॉन्ग हैज डिवाइडेड हिज लिटरेरी कैरियर इन 4 पीरियड्स। कितने पीरियड में डिवाइड किया है दोस्तों? 4 पीरियड्स में डिवाइड किया। पहला पीरियड क्या था? अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरा, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। ओके, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्स सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। ओके, तो कौन कौन सा है दोस्तों? पहला, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड, ओके, सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। तो ये 4 भाग हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए कि विलियम जे लॉन्ग के अनुसार विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को कितने भागों में, तो 4 भागों में, और चारों भागों के आप नाम भी प्यार से बता देना। इन द लेट 19th सेंचुरी, अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो एडवर्ड डाउडेन के अनुसार, एडवर्ड डाउडेन ने क्लासिफाइड किया, डिवाइड किया इन हिज बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। ओके, एडवर्ड डाउडेन ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में, जो कि पब्लिश हुई थी 1875 में, शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को भी 4 पीरियड में डिवाइड किया था। देखो, पहले हमने डब्ल्यू जे लॉन्ग के अनुसार बताया था पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, a period of rapid growth and development, a period of gloom and depression, a period of restores, okay, serenity of calm and after storm। ये 4 भाग हमने बताए थे। अब अगर हम इन द लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो एडवर्ड डाउडेन के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी कैरियर को 4 भागों में डिवाइड किया था दोस्तों। और वो 4 भाग कौन कौन से, जरा जल्दी से देख लो। इन द वर्कशॉप,
पहला, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, आउट ऑफ सॉरी ऑन द हाइट। ओके, तो किसके अनुसार, हमने पहले किसके अनुसार बताया था, विलियम जे लॉन्ग के अनुसार इनके लिटरेरी कैरियर को 4 भागों में बांटा। इसके बाद हमने एडवर्ड डाउडन के अनुसार विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। ओके, उन्होंने उनके 4 भाग किस तरीके से बताए, और एडवर्ड डाउडन ने इनके लिटरेरी करियर को जो 4 भागों में बताया वो कौन कौन से हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो समझ आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द फॉलोइंग क्रॉनिकोलॉजी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ओके, शेक्सपियर के प्ले की क्रॉनोलॉजी क्या है दोस्तों, ओके, इज बेस्ड ऑन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियंस ऑन शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन। ये जो मैं क्रॉनोलॉजी बता रहा हूँ विलियम शेक्सपियर की दोस्तों, वो किस पर आधारित है, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन ऑफ टू शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन। ओके, तो सबसे पहले हम इनके कॉमेडी का जिक्र करेंगे दोस्तों। कॉमेडी, टू जेंटलमैन ऑफ बैरोना कब, 1590 से 91 में। टेमिंग ऑफ द श्रू, 1590 से 91 में दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ओके, 1594 में। लव्स नेवर लॉस्ट, 1594 और 95 में मानी जाती है दोस्तों। तो हमने ये पहले ही बता दिया है, एक क्रॉनोलॉजी हम किसके अनुसार बता रहे हैं दोस्तों, तो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शेक्सपियर बाय माइकल डॉब्सन, उनके अनुसार बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1595 में, 1594 और 95 में लव्स नेवर लॉस्ट मानी जाती है इनकी, और 95 में अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स, और ये टीजीटी के 2010 में पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे 1596 में, ओके, अ मर्चेंट ऑफ वेनिस आई थी। इसके बाद 97 और 98 में द मैरी वाइफ्स ऑफ बिंदसौर, और 1598 मच एडो अबाउट नथिंग, ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो हर चीज को बेहतरीन क्लियर करते चलिएगा साथियों। इसके बाद 1599 और 1600 में एज यू लाइक इट। इसके बाद इनका क्रॉनिकल ऑर्डर दोस्तों 1601 में 12th नाइट, और इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या था, व्हाट यू विल। ओके, अदर नेम 12th नाइट को किससे ना जाना जाता है, ये पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी में या टीजीटी में दोस्तों, कि 12th नाइट का दूसरा नाम क्या है, तो व्हाट यू विल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1603 में मेजर फॉर मेजर, और मेजर फॉर मेजर इनका कैसा प्ले कहलाता है दोस्तों, तो इनका प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किसके अनुसार ये प्रॉब्लम प्ले है, ये भी ध्यान रखना, फ्रेडरिक एस बॉस के अनुसार। इनके मेजर फॉर मेजर के अलावा दोस्तों, ओके, ऑल बेल दैट ईट्स बेल और ट्रायलस एंड क्रेसिडा भी प्रॉब्लम प्ले के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो विलियम शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले समझ आ गए, 3 हैं। कितने लिखे विलियम शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्ले, 3। किसके अनुसार, फ्रेडरिक एस बॉस के अनुसार। 1599 से 16 में कब एज यू लाइक इट आई है। इसके बाद अगर हम बात करें 1601 में, तो 12th नाइट, अच्छा ये हो गया आपका। नेक्स्ट 1604 से 1605 में ऑल्स बेल डेट ईट्स बेल, एक कैसा है, प्रॉब्लम प्ले है दोस्तों, ध्यान रखना, किसके अनुसार, फ्रेडरिक एस बॉस के अनुसार। इसके बाद 1609 में विंटर्स टेल, 1611 में द टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट इनका आखिरी प्ले माना जाता है, लास्ट प्ले माना जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल प्ले की बात करें दोस्तों, तो इनकी हिस्टोरिकल प्ले कौन कौन से हैं देखिएगा। हिस्टोरिकल प्ले में 15, अगर हम इनके हिस्टोरिकल प्ले की बात करते हैं तो इसमें 10 प्ले इनके माने जाते हैं, 10 प्ले हिस्टोरिक, जिसमें हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट 1। पहले तो चलो सिक्वेंशियल देख लो कौन कौन से हैं। 1591 में हेनरी फोर्थ पार्ट 2, 1591 में ही हेनरी, सॉरी फोर्थ नहीं, 6 बाय मिस्टेक दोस्तों, हेनरी 6 पार्ट 1, हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3, यानी कि हेनरी 6 3 पार्ट में आया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ध्यान रखिएगा। हेनरी 6
कितने में? 3 पार्ट में। देखो 1 2 3, 1 2 3। ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फोर्थ बाय मिस्टेक दोस्तों, फोर्थ नहीं 6, गलती हो गई। ओके, मुंह से निकल गया, फोर्थ नहीं 6। फिर मैं रिपीट कर देता हूं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इनके हिस्टोरिकल प्लेज को कि विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से हिस्टोरिकल प्ले लिखे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 92 के स्थान पर 91 होगा। ओके, यानी कि 1591 में ही, 1591 में। अब देखो 1591, 1591 और इनका जो ए बी 1591 में, ए बी 1591 में, लेकिन जो पार्ट थर्ड था वो इनका 91 और 92 में माना जाता है, लेकिन आप इनको 91 ही मान करके चलेंगे। तो 1591 में दोस्तों इनके हेनरी सिक्स्थ का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हेनरी सिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कब क्रॉनिकल ऑर्डर है इनका? 1591 में आए थे। ओके, किसके? विलियम शेक्सपियर के। इसके बाद हेनरी सिक्स्थ। अब अगर हम आगे बात करें तो 92 और 93 में इनका द ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड थर्ड, यानी कि रिचार्ड थर्ड इनका कब आया था दोस्तों? ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड थर्ड इनका 92 और 93 में, और द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचार्ड सेकेंड ये 95 में आया था। ओके, कब आया था? 95 में। अगर हम 96 की बात करें तो द लाइफ एंड द डेथ ऑफ किंग जॉन, ये कब आया था? इनका हिस्टोरिकल प्ले है। तो कितने हिस्टोरिकल प्ले हो गए दोस्तों? हेनरी सिक्स्थ के 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके बाद में द ट्रेजेडी ऑफ रिचार्ड थर्ड, द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचार्ड सेकेंड 92 और 95 में हो गया। इसके बाद द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, ये भी इनका एक हिस्टोरिकल प्ले है जो कि 96 में आया। और 96-97 में इनका किंग हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। फोर्थ की बात करें, एक हेनरी सिक्स के 3 पार्ट बने थे दोस्तों, और हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट। ओके, 96-97 में किंग हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 आया, और 97-98 हेनरी फोर्थ का पार्ट 2 आया दोस्तों। ठीक है, तो क्या समझाया हमने? किंग हेनरी जो थे, हेनरी सिक्स्थ के 3 पार्ट 91 में, 1 2 3, और हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, ये कब आए थे? 96 और 97 में दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे 99 में, 98-99 की अगर हम बात करते हैं तो द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ। ओके, किसकी बात करेंगे? हेनरी फिफ्थ की बात करेंगे। तो हेनरी द लाइफ ऑफ हेनरी फिफ्थ, ध्यान दीजिएगा, हेनरी फिफ्थ। ओके, ये कब आया? 98-99 में। इसके बाद हेनरी एर्थ, ओके, ऑलिस्ट्यू, और हेनरी एर्थ कब आया? हेनरी एर्थ 1613 में दोस्तों। तो अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर रिपीट करता हूं, देखो हेनरी सिक्स्थ के 3 पार्ट, हेनरी फोर्थ के 2 पार्ट, हेनरी फिफ्थ का एक ही है, और हेनरी एट्थ भी सिंगल है। इसके बाद किंग जॉन, रिचार्ड सेकेंड। ओके, तो अब समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम अगर इनकी, और ये सभी सोर्सेस क्या हैं दोस्तों? तो हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स दे, ओके, रफेल हॉलिंशेड, ध्यान रखना इनका सोर्स अगर पूछ लिया जाए कि 10 ट्रेजेडीज सोर्स कौन सा है, तो हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स का सोर्स है। ये ध्यान रखना, इनका सोर्स विशेष ध्यान रखना दोस्तों। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे इनकी ट्रेजेडीज। अब ट्रेजेडीज क्या है? इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, हमने पहले भी बताया, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये ऊपर भी बता चुका हूं। ओके, इनके कुछ रोमन प्ले के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, कौन कौन से थे जरा बता दो एक बार। जूलियस सीजर था, एंटोनियो एंड कैलोपैट्रा था,
ओके, कैरियोलेनस था और टीटस एंड्रियोनिकस था। एक कोलाब्रेशन वर्क था टीटस एंड्रियोनिकस विद जॉर्ज पीले के साथ में, ध्यान रखना। ओके, टीटस एंड्रियोनिकस एक कोलाब्रेशन वर्क है किसके साथ, विद जॉर्ज पीले के साथ में। तो हम जो बोल रहे हैं उनके हर पॉइंट को बेहतरीन तरीके से ओके डिस्कस करते जाइएगा। अच्छा, जो रोमन प्ले का सोर्स कहाँ से था दोस्तों? प्लूटार्क। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था आपके साथ में कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस के दो मेनली सोर्स थे दोस्तों, वो एक प्लूटार्क, ओके। अब अर्ली कॉमेडीज देख लीजिए, सॉरी ट्रेजेडीज की भी बात कर रहे थे, तो इनकी कौन सी 1592 और 93 में कौन सी आई थी? दी ट्रेजेडी ऑफ टीटस एंड्रोनिकस। कौन सी दोस्तों? टीटस एंड्रोनिकस। और ये टीटस एंड्रोनिकस एक कोलाब्रेशन वर्क है विद जॉर्ज पीले के साथ में। अगला हम बात करेंगे दोस्तों 1590 पे कोलाब्रेशन वर्क के ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके बाद द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट 1500 कब आई थी? 1595 में। इसके बाद 1599 में द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, एक में द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और फिर 1602 में ओके द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलस एंड क्रेसिडा। तो कौन कौन सी बात हो गई इनकी ट्रेजेडी की? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एंट्रियो एंड ट्रेजेडी जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, ओके, और ट्रैवलस एंड क्रेसिडा। ये सब इनको रोमन प्लेस, इनको दो तरीके से बांट लो। ग्रेट ट्रेजेडीज में हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ को रखा जाता है, और रोमन प्लेस में ये भी इनकी ट्रेजेडीज ही थी, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, और जो है कैरियोलेनस और टीटस एंड एंड्रोनिकस। ओके, ये भी इनकी क्या थी दोस्तों? ट्रेजेडीज ही थी, लेकिन इनको रोमन प्लेस की श्रेणी में रखा जाता है, और इनका सोर्स था प्लूटार्क। इसके बाद अर्ली कॉमेडीज की बात कर, अभी और देखो इनका ट्रेजेडीज में 1603 से 4 में ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस कहलाता है। 1605 में द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, ओके। 1605 में द लाइफ ऑफ ओके टिमोन ऑफ एथेंस, और 1606 में ओके द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। तो अब तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा, और इसके बाद 1607 में पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, ओनली पार्टली ऑफ शेक्सपियर। ओके, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट 1608 में द ट्रेजेडी ऑफ कैरियोलेनस, और 1610 में द ट्रेजेडी ऑफ सिम्बरलिन। ओके, तो अब इनकी ट्रेजेडी पता लग गई कौन कौन सी हैं। द ट्रेजेडी ऑफ टीटस एंड्रियोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क कहलाता है। ओके, इसके बाद ट्रैवलस एंड क्रेसिडा, ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस कहलाता है, और किंग लियर, इसके बाद में टिमोन ऑफ एथेंस, मैकबेथ, एंटोनियो एंड कैलोपेट्रा, प्रिंस ऑफ टायर, ओके, पेरिकल्स, इसके बाद में कोरियोलेनस और सिम्बरलिन। इसके बाद द टू नोबेल किंग्समैन, ओके, को ऑथर्ड बाय इसके जॉन फ्लेचर थे। ओके, को ऑथर कौन थे इसके? जॉन फ्लेचर थे, ध्यान रखिएगा। तो इतने सारे हमने वर्क आपको बता दिए थे किसके? द टू नोबेल ऑफ किंग्समैन ये रह गया था, को ऑथर्ड इसके कौन है? विद जॉन फ्लेचर के साथ, या ये कह सकते हो कोलाबरेटेड वर्क है ये भी इनका। अब पोएट्री की बात करें तो इनका पोएट्री कौन कौन सा था दोस्तों? तो वीनस एंड एडोनिस 1593 में, और 1594 में इनका क्या आया? द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ओके, वीनस एंड एडोनिस के ऊपर भी ये इनकी लॉन्ग नरेटिव पोइम है, और ये भी लॉन्ग पोइम है दोस्तों, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ओके, तो इनके ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक जा करके उनको जरूर समझिएगा, वहाँ से आपको डिटेल समझने में मदद मिलेगी दोस्तों। और एक बात मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि टीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्ट मेथड है, या बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाओ, ये भूल जाओ। अगर आप मेहनत करने के आदी नहीं हो तो मेहनत करने की
आदत अपनी डाल लो, अदरवाइज ये आपका सपना सपना ही रह जाएगा। थोड़ा सा कड़वा जरूर है लेकिन सच है। जब तक आप लगातार किन्हीं चीज़ों पर मेहनत करना शुरू नहीं करोगे, थोड़ी शुरुआत में ये चीज़ें थोड़ी बड़ा अजीबो-गरीब लगती हैं, लेकिन जब उस चीज़ों पर आप लेबर करना शुरू कर देते हो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको बहुत सरल और आसान नज़र आने लगती हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे 99 में, 1599 में सोनेट टू सन्ड्रे नोट्स ऑफ म्यूजिक, और 99 में दी पैशनेट पिलग्रिम्स। 1601 में द फेनिक्स एंड द टर्टल, और द 1609 में लवर्स कंप्लेंट, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी अलग से वीडियो हमने बनाई है। 1609 में द सोनेट्स, और इसके बाद फनरल एलेजीज हैं इनकी है। तो ये सब चीज़ें इनकी दोस्तों दी गई हैं। ओके, और आगे भी हम लोग अभी दोस्तों डिस्कस करेंगे। अभी के लिए